देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। पार्लिमानी साल मुकम्मल होने पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मुनक्कद हुआ, जिससे सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 8वीं बार खिताब किया। तकरीर शुरू होते ही ऑपोजिशन ने शदीद एहतजाज, नारेबाजी और नारे लगाए, जो पूरी तकरीर के दौरान बाजे बजाए, जो पूरी तकरीर के दौरान जारी रहे। जरदारी साहब ने कहा, हमें मुल्क में सियासी निजाम को मजबूत बनाना होगा। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। It is my first duty to remind you, we need to work harder to strengthen our democratic system, restore public confidence in the rule of law, and go Pakistan on the road to prosperity. अब सवाल ये है कि कैसे होगा सियासी निजाम मजबूत ऑपोजिशन को नाराज करके। पीपल्स पार्टी अब बात कर रही है सियासी इत्तेहाद की, मगर तब कहां थी जब सियासी पार्टियों में मुज़ाकरात के लिए डेडलॉक था। तब पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा क्यों नहीं कर सकी। दूसरी जानिब पाकिस्तान के मालियाती खजाने को कम करने और माशी इस्तेहकाम को बहाल करने की वसी तर कोशिशों के तहत पंजाब हुकूमत ने 30,000 मुलाजमीन को फारिग करने का मुतालबा कर दिया है। इस इकदाम का मकसद मुमकिन तौर पर हुकूमत के मालियात पर अवामी शोमे की एक बड़ी अफरादी कुव्वत के माली बोझ को यकीनन कम करना है। एक तरफ बोझ कम करने की बात हो रही है तो हुकूमत मुलाजमीन को कम करने का सोच रही है, मगर दूसरी जानिब यही हुकूमत काबीना में तोसी करती जा रही है। काबीना में शामिल होने वाले 12 नए अरकान को कलमदान सौंप दिए गए हैं। हजम के लिहाज से एक बड़ी काबीना वजूद में आ गई है। तारीख गवाह है कि आवाम ने बड़ी काबीना पर कभी एतराज या एहतजाज नहीं किया। अलबत्ता ये सवाल जरूर पूछते हैं कि क्या नए वजीरों के खेप से उनके मसाइल हल होंगे, क्या मुल्क में गुड गवर्नेंस आएगी। इस सवाल का इन्हें कभी अमली तौर पे जवाब मिला ही नहीं। इस बार वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फरमाया कि वो वज़रा की कारकर्दगी पर खुद नजर रखेंगे। ये सवाल भी हमेशा से उठता आया है कि जिन अरकान को वजारतों के कलमदान दिए जाते हैं, क्या उनमें से अपनी वजारत के लिए मतलूबा कोई तजर्बा भी है उन्हें या नहीं। इसी सब पे बात करेंगे। आज मेरे साथ सबसे पहले पैनल में मौजूद हैं जी, स्टूडियो में शामिल बैठे हैं वाहिद हालीपोचो हैं जो कि तर्जुमान हैं हुकूमत सिंध के, उनको खुशामदीद कहेंगे पीपल्स पार्टी से। मेरे साथ सेनेटर शाहीन खालिद साहब हैं मुस्लिम लीग नून से, एमडी हैं बैतुल माल के भी, मुस्लिम लीग नून साहब को भी खुशामदीद कहूंगी सर। मेरे साथ एडवोकेट अली बुखारी हैं, मेंबर कौमी असेंबली हैं पीटीआई के, आज मौजूद भी थे इस एहतजाज में जो हो रहा था। तीनों मौजूद मेहमानों को वेलकम करेंगे प्रोग्राम में। सबसे पहले वाहिद साहब आपकी तरफ ही आऊंगी। वाहिद साहब, आज सदर जरदारी ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास से खिताब भी किया और उन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात की वो ये कि हमें मुल्क में सियासी निज़ाम को मजबूत बनाना होगा। सियासी मजबूत कैसे होगा निज़ाम जब आपकी ऑपोजिशन जेलों में होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपकी बड़ी मेहरबानी जो आपने हमें इस शो पे बुलाया। देखें, हमारा पीपल्स पार्टी का हमेशा यही मौक़िफ़ रहा है कि सबको साथ लेके चलना है। लेकिन अगर कोई पार्टी जो है या उनके जो अरकान है वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं, तो हम क्या आगे कह सकते हैं। ज़रदारी साहब ने क्लियर, पीपल्स पार्टी ने हमेशा क्लियर अपोजिशन को कहा हुआ है कि हम आपके साथ बात करने के लिए भी तैयार हैं, हम आपके साथ बैठने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन जब कोई अपोजिशन में कोई होता है तो वो जब उनको किसी का हाथ होता है या किसी की कोई सपोर्ट होती है तो वो किसी चीज़ के लिए बैठने के लिए भी तैयार नहीं होते। तो पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा कोशिश की है, लेकिन अब सबकी अपनी सियासत है, सबके अपने तरीके हैं। हम तो फिर भी कहते हैं कि हमने तो मुल्क को आगे चलाना है। हम तो कहते हैं सारे एक पेज पे आएँ, अपने ये ग्रीवेंसेस छोड़ें, मुल्क के लिए सोचें। लेकिन कुछ लोगों को, दोस्तों को शायद ये चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं अभी तक। ठीक हो गया, दोस्तों को समझ नहीं आ रही है अभी तक बात। सेंटर शाहीन खालिद साहब आपकी तरफ आऊंगी। सेंटर साहब, विद वेरी ड्यू रिस्पेक्ट सर, आज जो बात हुई है जरदारी साहब ने कही है एज अ प्रेसिडेंट कि हमें मुल्क में सियासी निज़ाम को मजबूत बनाना है। क्या आप भी समझते हैं कि सियासी निज़ाम को मजबूत बनाना है और निज़ाम अभी कितना खोखला हो गया है जिसकी वजह से हुकूमत में बैठी हुई जमात को खुद इस बात का अदराक भी है, तस्लीम भी कर रहे हैं और कहना भी पड़ रहा है। रिदा, बहुत शुक्रिया, पर मुझे समझ नहीं आ रही कि आपने मेरा तारुफ एज एन एमडी पाकिस्तान बैतुल माल करवाया है, एंड मैं आपका जवाब दे सकने के बावजूद मैं इसको अटेम्प्ट नहीं करूंगा क्योंकि मेरी जो अपॉइंटमेंट है जी जी इट्स नॉन पॉलिटिकल एंड आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन एनी पॉलिटिकल मैटर्स। अगर आपको कोई बैतुल माल के बारे में सवाल करना है तो मैं उसके लिए हाजिर हूँ। मैंने ये बात पहले भी अर्ज की थी कि मुझसे आप कोई, जब मैं सेनेटर था तो मैं अटेंड करता था आपके सारे पॉलिटिकल क्वेश्चन। अभी मैं चूंकि एमडी बैतुल माल हूँ
तो मैं किसी भी सियासी पहलू से जो मेरी किसी बात जो है किसी दूसरी पार्टी को नागवार गुजरे, मैं उससे इज्तनाब करूँ। सर वो बैतुल माल पे भी हम बात कर लेते हैं, लेकिन आप चूंकि वैसे तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना सियासी जमात को सर। नहीं, मैं यहाँ पे तो बैतुल माल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अच्छा, सो यू डोंट वांट टू कमेंट ऑन एनी क्वेश्चन, राइट? आई शुड नॉट, जी, अच्छा, आई विल नॉट। ठीक हो गया। चले, मैं एडवोकेट अली बुखारी साहब की तरफ जाती हूँ। एडवोकेट साहब, आवाज आ रही है आपको? एडवोकेट साहब, आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास हुआ जिससे सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब ने खिताब भी किया। 8वीं बार ये खिताब था और शदीद एहतजाज और नारेबाजी हमें देखने को मिली फ्लोर ऑफ द हाउस। तो जो कुछ बातें थी जो सदर जरदारी कह रहे थे कि जी सुन लें और ये काम की बातें हैं ऑपोजिशन के लिए भी, तो क्या आज जरूरी नहीं था कि ऑपोजिशन भी सुन लेती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका सिद्धा। एक तो मैं हकीकी है, मैं नहीं हूँ इस्लामाबाद से, 48 से जीत के बाहर बैठा हूँ जी। सो आई वाज नॉट इन द असेंबली। दूसरा ये है सिद्धा कि सबसे पहली बात जो होती है वो होती है कि आपकी लेजिटिमेसी। और अनफॉर्चुनेटली आसिफ अली जरदारी साहब एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वो चारों सूबों की इकाई नहीं है, क्योंकि वो एक सिंबल ऑफ यूनिटी होते हैं, वो नहीं है। उसकी वजह यह है कि आज तक फॉर्म 45 को भी छोड़ दो मैं 2 मिनट के लिए, फॉर्म 47 को भी छोड़ता हूँ मैं, सारा MNAs की हुकूमत को भी छोड़ता हूँ, लेकिन मैं ये तो कह सकता हूँ ना कि आज तक KP गवर्नमेंट के अंदर, KP सूबे के अंदर सेनेट के इलेक्शन नहीं हुए। तो मीनिंग बाय कि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनली आर्टिकल 59 के तहत ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो रिप्रेजेंटेशन है चारों सूबों की, उसके मुताबिक आपकी रिप्रेजेंटेशन एक सूबे की है ही नहीं। उसके बाद आपका जो 23 सीटें या 24 सीटों का जो इशू चल रहा था स्पेशल सीट्स का, आज तक वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी ECP ने भी एग्जीक्यूट नहीं किया। सो हाउस फुल ही नहीं है। जब हाउस फुल ही नहीं है, मैंने कहा ना कि मैं फॉर्म 45 और 47 को टच भी नहीं करता हूँ, उसके बावजूद तक ये कह रहा हूँ कि जनाब आपका हाउस फुल नहीं है और हाउस में एक सूबे की पूरी नुमाइंदगी खत्म कर दी और स्पेशल सीट की नुमाइंदगी खत्म है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है। तो आपकी लेजिटिमेसी कैसे है, नंबर 1। अब दूसरी बात आपने की कि जी उन्होंने कहा कि मैंने उनकी स्पीच भी सुनी, उन्होंने कहा कि जनाब मुल्क को आगे ले जाने के लिए इकट्ठा होना बड़ा जरूरी है। इकट्ठे तो हैं ऑलरेडी, सारे के सारे MK भी उनके साथ है, मुस्लिम लीग भी उनके साथ है, NP भी उनके साथ है, बाकी पार्टियां भी उनके साथ चल रही हैं, उसलिए उनको और किसको इकट्ठा करना है। अगर वो हमारी बात कर रहे हैं सिंपल, तो बात यह है कि हम तो अपने स्टांस पे कायम है और जो अपोजिशन का काम है हम वो बड़े ही वालियाना अंदाज से कर रहे हैं। हमने तो वो अपोजिशन भी देखी जिन्होंने प्रेसिडेंट के ऊपर चूड़ियां फेंकी थी जाके डेस्क के ऊपर, डेस्क का घेराव कर लिया गया था। हमने वो अपोजिशन भी देखी कि जब परवेज मुशर्रफ जैसा बंदा जो है वो उसने अपने 5 सालों में सिर्फ एक दफा स्पीच की थी क्योंकि उसको आने नहीं दिया गया। सो कहने का मकसद यह है कि बड़ी बेहंगम और बड़ी रुथलेस किस्म की अपोजिशन हमने देखी है रिदा। तो ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम वहां पर एजुकेशन भी करें, उनसे पूछें कि भाई आप हम मुल्क को कैसे आगे लेके जाएंगे। आप अपने सूबे की बात करें जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक सूबे में। मैं उस पर भी फॉर्म 45 का जिक्र नहीं करता हूँ। मैं नहीं कहता हूँ कि खादर मंदोटिया साहब मेरे प्रोग्राम में कह रहे थे कि अली बुखारी साहब आप तो वहां पर इस्लामाबाद में आपकी सीट ले ली, मैं 50,000 वोट से जीत के आपको बाहर किया, मुझसे तो कराची की सीट लेके मुस्वा को दे दी, आपका PTI को हमारा मुकाबला था। मैं वो भी टच नहीं करता हूँ, लेकिन मैं ये तो कह सकता हूँ ना कि भाई आपकी वोटों से वो प्राइम मिनिस्टर बना, आपकी उन वोटों से वो स्पीकर बने, उनकी वोटों से आप प्रेसिडेंट बने, उनकी वोटों से आप सेनेट चेयरमैन बने। भाई CCI का इजलास तो बुला लेना था ना। आपके तो इशारा क्या, सिंध के ऊपर तो एक ही पॉलिटिक्स होती है, सिंध के अंदर तो पानी के ऊपर होती है। आप मुझे ये बता दें कि 1 साल गुजर गया है और CC का इजलास नहीं बुलाया प्राइम मिनिस्टर ने, जो सूबों के ऊपर 91 से आगे चल रहा है अभी तक, ठीक है, जिससे एक पैक्ट हुआ हुआ चारों सूबों में, और वो नहरों का इशू आया। आज क्या बिलावल भुट्टो साहब गए हैं वहां पर प्राइम मिनिस्टर के पास, उन्होंने क्या वादा किया? बिल्कुल भी नहीं किया। तो इशू ये है कि आप तो अपने सूबे को रिप्रेजेंट नहीं कर सक रहे। जो रिप्रेजेंटेशन आप कहते हैं कि हम अपने सूबे से लेके आ रहे हैं, तीसरी दफा आपकी गवर्नमेंट चल रही है, तो आपकी स्पीच का क्या फायदा? मुझे तो यही समझ नहीं आ रही। आपके पास लेजिटिमेट मैंडेट नहीं है टू होल्ड दिस प्रेसिडेंशियल डेजिग्नेशन बेसिकली। बट इवन एंड अदरवाइज अगर आप कर रहे हैं तो आप ये समझते हैं कि आपको सारे के सारे गुलदस्ते पेश करेंगे या आपको सारे के सारे ये कहेंगे कि आप गवर्नमेंट का पार्ट एंड पार्सल नहीं है। आप बेशक कहते रहे कि हम हुकूमत में नहीं है, यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज के वो आपके सर पे खड़ी हुई है और आप उनके सर पे खड़े हुए हैं। तो अब आप अगर कान इधर से पकड़े या उधर से पकड़े, बात तो ये कह रहे था। अब मुझे तो इसमें कोई चीज उनकी तरफ से नहीं समझ नहीं आई कि भाई क्या होने जा रहा है, आप क्या करने जा रहे हैं, आप क्या लेकर आए हैं, आपने क्या स्पीच में बात की, आपने तो गवर्नमेंट की 1 साल की प्रोग्रेस बताई है, उसके अलावा तो कोई चीज थी नहीं होता।
अच्छा, तो इसमें उसके एक चीज सुनने ना और, सुनने से क्या फर्क पड़ता इसमें है? एक मुझे ये चीज तो और बताओ। है ना अली बुखारी साहब, ये तो बताएं। अच्छा, अब चलें, ये तो बात हो गई कि क्या लेकर आ रहे हैं, लेकिन जो एक बात रजाई साहब ने की कि हमें मुल्क में सियासी निजाम को मजबूत बनाना होगा, ऑपोजिशन ने इसके ऊपर क्या रद्द अमल दिया, उस वक्त क्या बात हुई? देखिए, सियासी अमल तो मजबूत होता है ना तब जब ये खुद हर चीज पे कहते हैं कि जी COD, जिसको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, ये 2006 में गालबन साइन हुआ था, उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं लेटर एंड स्पिरिट में। इन्होंने कहा 10वीं अमेंडमेंट 2010 में 18 अमेंडमेंट की, नैब को कर देते उसके अंदर फारग, इंस्टीट्यूशंस को मना कर देते हैं अंदर दाखिलत से। खुद तो कर नहीं सके ये, अब खुद इक़्तिदार में बैठने के लिए ये लेफ्ट राइट जो भी कहें तो एक्सेप्टेबल तो नहीं होता ना। बात यह है कि आप जमहूरियत कह रहे हैं, आप 2002 में इलेक्शन हुए, 2008 में इलेक्शन हुए, 2013 में इलेक्शन हुए, 2018 में इलेक्शन हुए, 2024 में इलेक्शन हुए, और आज हम आपके सामने बैठे कह रहे हैं कि जो है ये जितने भी इलेक्शन हुए हैं, आखिरी इलेक्शन जो हुआ है इसके अंदर फॉर्म 47 की हुकूमत बैठी हुई है, EVM मशीन आपने खत्म कर दी। आपने क्या इसमें जमहूरियत के लिए कर दिया? जो आपके इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एक्ट था उसके अंदर बाकायदा अमेंडमेंट की गई कि जी जो आपके ट्रिब्यूनल्स हैं वो रिटायर्ड जजेस नहीं होंगे, PDM की गवर्नमेंट ने की। और जब उनको पता चला, मेरी अपनी पिटीशन जो इस्लामाबाद की थी, जब वो फाइल हुई और जज ने कहा कि मैं आज फॉर्म लूंगा और उसके बाद मैं खत्म करने लगा, तो ऑर्डिनेंस जरदारी साहब लेकर आ गए कि नहीं रिटायर जज के पास जाएगी, उसको चैलेंज किया, एक्ट लेकर आ गए। तो जमहूरियत के अंदर तो इन्होंने खुद सबसे ज्यादा कदगन डाली हुई है। जमहूरियत को तो ये खुद पनपने नहीं दे रहे कि अवाम की उमंगों के लोग आना शुरू हुए तो ये वडेराशाही खत्म हो जाएगी, ये लॉर्डशिप खत्म हो जाएगी। जब लॉर्डशिप खत्म हो जाएगी तो इनको तो ये सूट ही नहीं करता। तो इन्होंने, मैंने तो आपको इतनी एग्जांपल दी ना, बता दें इनमें से कोई एक फैक्ट की बात ना हो, तो एक बात बता दें जो मैंने आपको इतनी बताई कि उसके अंदर जो है वो सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन मैंने गलत बयानी से काम किया या कोई डेट्स गलत बताई। आपको देखने ऑर्डिनेंस कब आया, देखने एक्ट कब आया, चैलेंज हुआ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पड़ा हुआ है, कौन लेकर आया रिटायर्ड जजेस के वक्त दोबारा, कौन पहले लेकर गया था? इससे तो नहीं होता ना यार, पर्सन स्पेसिफिक लॉज नहीं बनते, पार्टी स्पेसिफिक एफिलिएशन नहीं होती, उनकी लॉज नहीं बनते, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऐसे नहीं होती आधी रात की तारीखी में आप 2011 के सेनेट रूल्स आप उठा के परे कर दें और उसको बाद 2007 के नेशनल असेंबली के रूल्स आप एक ऑर्डर में रख दें और रात को उठा लें और 20वीं अमेंडमेंट करवा लें, किसी की बहन उठा के, किसी की बेटी उठा के, किसी का भाई उठा के। यार फॉर गॉड सेक, आर्टिकल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है गवर्नमेंट वो होती है जो फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल हो, और वो गवर्नमेंट होगी जो आपके नीचे ग्रास रूट लेवल पे लोकल गवर्नमेंट, या जो आपकी प्रोविंशियल में रिप्रेजेंटेशन होगी, या जो आपकी नेशनल असेंबली में रिप्रेजेंटेशन होगी, और जो गवर्नमेंट जो है वो होगी जो कैबिनेट होगी और जो टैक्स लेवी कर सके। इसके अलावा तो स्टेट है ही कोई नहीं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। जरदारी साहब एक तरफ तो जमहूरियत के लाभ जपते हैं सारी पीपल्स पार्टी, और ऑन द अदर साइड जमहूरियत के मुस्तहकम भी नहीं होने देते। सही, जमहूरियत का नाम ले रहे हैं, जमहूरियत मुस्तहकम नहीं होने दे रहे, यानी कि डबल स्टैंडर्ड है, आप ये कह रहे हैं। आप देखिए ना, मैं तो ये कह रहा मैं हूं वाहिद साहब, ये इस्लाहात ले आती ना, एक साल तो बैठे हुए 3 साल हो गए ना इनको। अच्छा चले, मैं वाहिद साहब से इसका जवाब लूंगी उनके टर्न पे, लेकिन मेरे साथ बशीर मेमन साहब ने ज्वाइन कर लिया है, हमें सूबाई सदर हैं सिंध के मुस्लिम लीग नून के, उनके पास भी जाऊंगी। एज जैसे कि सेंटर शाहीन साहब ने मना कर दिया था कि वो आंसर नहीं करेंगे, तो हमारे साथ अब बशीर मेमन साहब हैं, सूबाई सदर सिंध है, उनकी तरफ मैं जाऊंगी। बशीर मेमन साहब, थैंक यू सो वेरी मच बशीर अंकल फॉर ज्वाइनिंग अस। जब बड़ा इंपॉर्टेंट एक सवाल आज के अगर सिनेरियो को देखें, पार्लिमानी साल मुकम्मल होता है, एक तरफ हम देखते हैं पार्लियामेंट में आज मुश्तरका इजलास हुआ, सदर जरदारी ने 8वीं बार खिताब किया, तकरीर शुरू होती है तो हम देखते हैं अपोजिशन एज यूजुअल अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही थी, मगर आज बिलावल साहब और शहबाज शरीफ साहब की एक तरफ मुलाकात भी हो रही थी। ऐसी सूरत हाल में जरदारी साहब खिताब करते हुए एक स्टेटमेंट देते हैं, वो ये कहते हैं कि मुल्क में सियासी निज़ाम को मजबूत बनाना होगा। लेकिन ये सियासी और जमहूरी निज़ाम मजबूत कैसे होगा जब एक तरफ आपकी ऑपोजिशन जेलों में पड़ी है, ऑपोजिशन लीडर आपका मेन जो पार्टी का आपके ऑपोजिशन की जमात का सबसे बड़ी जमात ऑपोजिशन की जिसने सबसे ज्यादा वोट लिए, जो कि इस वक्त तारीख का और आपका रिकॉर्ड का हिस्सा है, उसको आपने जेल में डाला हुआ है। कंपटीशन कोई है नहीं, कॉम्पिटिटर सब बंद है, जो कंपटीशन के लिए आता है वो अंदर चला जाता है, ऑपोजिशन ये क्रिटिसाइज करती है, सारी ऑपोजिशन की जमातें कहती हैं कि इस वक्त मुल्क में मार्शल लॉ है। ऐसी सूरत हाल में सियासी निज़ाम मजबूत कैसे होगा? अस्सलाम वालेकुम, आपको भी अस्सलाम वालेकुम, जो पार्टी दूसरे उनको भी अस्सलाम वालेकुम जी, और जो आपके व्यूअर्स हैं उनको भी अस्सलाम वालेकुम। बात यह कि जमहूरी निज़ाम, आज जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की जो तकरीर थी तूफान बदतमीजी था हॉल में, उनकी बात किसी ने सुनी? उनकी आवाज आ रही थी? जी जी। मतलब जमहूरी निज़ाम मजबूत करने वाले लोग पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को वोट नहीं देना चाहते,
आप उसके ऊपर बाद में सवाल उठा सकते हैं। ठीक है, एहतजाज करना था, एहतजाज आपने कर लिया, 2 मिनट का एहतजाज हुआ, उसके बाद आप उनकी बात तो सुनिए। आप खुद जमहूरियत के पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। जमहूरी जो तरीकेकार है उनको आप नफी कर रहे हैं। असेंबली को आप चलने नहीं देना चाहते, तो जमहूरियत को आप मजबूत इस तरह करेंगे कि असेंबली को हम चलने न दें, कानून को हम न माने, और एक ही बात है कि जी मुझे एनआरओ चाहिए। अच्छा, जो आपने कहा कि जो लोग बंद हैं, जो लोग जेल में पड़े हैं, उनके ऊपर तो क्रिमिनल केसेस है, कुछ उनमें सजा याफ्ता भी, तो उनके कोर्ट में केसेस है, कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उसको पूरा हक है जो जाकर अपना दिफा करेंगे। तो और जमहूरियत किस तरह मतलब आप समझते हैं कि वो होनी चाहिए कि जो आपने 9 मई को किया उसको बिल्कुल फॉरगिव एंड फॉरगेट किया जाए, और जो आपने इस्लामाबाद पे चढ़ाई की उसको फॉरगिव एंड फॉरगेट किया जाए फॉरेन गेस्ट की मौजूदगी। मतलब मुझे नहीं समझ आई, लॉ इन्फोर्समेंट आप समझते हैं कि नहीं होनी चाहिए थी उस रात को, उनको छोड़ देना चाहिए था कि पूरे इस्लामाबाद को मलियामेट कर देते, ये फॉरेन गेस्ट ठहरे हुए थे उनको मलियामेट कर देते। पर किस तरह मतलब कोई जमहूरियत में बिल्कुल आज़ादी इज़हारे राय है, लेकिन जहाँ पर मेरे राइट शुरू होते हैं वहाँ पे आपकी आज़ादी खत्म हो जाती है। यूट्यूब और जो सोशल मीडिया पे जो तूफानी बदतमीजी है उसका जरा आप वो कर ले, जिस तरह के पोस्टें चल रही है उसका थोड़ा सा आप मुलाजा कर ले। ये जमहूरियत है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, बाकी सारे गलत। जमहूरियत में तो ये होता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन मुझसे डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आओ बैठो बात करते हैं। फिर कमेटी बनी, उधर बात हुई, वो भी छोड़ दी बात करना। अभी फिर से प्राइम मिनिस्टर साहब ने फिर से कहा है कि आप बैठे आए और बैठ के बात करें, आए बैठ के बात करें। जमहूरियत में यही तो होता है कि रास्ता निकाले जाते हैं। बाकी क्रिमिनल केसेस तो वही होंगे जो उस टाइम को तो वही फेट होगा जो कोर्ट में होगा। वो तो जाहिर है कोर्ट में केसेस चल रहे, मतलब मुझे नहीं समझ आई कि 9 मई के केसेस को आप 9 मई में जो लोग बंद है उनको आप कह रहे हैं कि उनको हम अगर उनको नहीं छोड़ा गया तो जमहूरी इक़्तिदार की पामाली हो। मतलब सॉरी बट 9 मई इंसिडेंट ये तो इंडिया ने भी कभी नहीं किया, उसने भी कभी भी नहीं सोचा कि हमारे कंटोनमेंट्स पे, हमारे इंस्टॉलेशंस में उसको हिम्मत नहीं। मतलब इस तरह से जमहूरी रवायात और जमहूरियत इस तरह से मजबूत होगी कि आप जो चाहें करें, आप जो चाहें सोशल मीडिया पे प्रोपेगेट करें, आप जो चाहें जिस इदारे को जब चाहें जिस वक्त चाहें उसको लपेट दें, उसको मुल्क दुश्मन करार दे दें। आप चाहें तो जाएं और IMF के हेडक्वार्टर के सामने जाकर ये कह देंगे कि पाकिस्तान को लोन नहीं दीजिएगा। आप चाहें तो ये कैंपेन चलाएंगे पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज भेजने वाले मत भेजो। ये जमहूरियत है। ये आप थोड़ा सा आप भी जर्नलिस्ट है, ये जमहूरियत है। आई एम सॉरी, ये जमहूरियत की ये डेफिनेशन है तो फिर तो दुनिया में यही होना चाहिए। ठीक हो गया, सही है जी। मैं ये इसका जवाब तो एडवोकेट अली बुखारी साहब से लूंगी क्योंकि वो बैठे PTI से और वही सारी बातें कर रहे हैं। मैं नवीन वाइल वाहिद साहब की तरफ भी जाऊंगी। वाहिद अली पुट्टो साहब, जो बात
एडवोकेट अली बुखारी साहब ने कही कि पीपल्स पार्टी की बातें बहुत अच्छी हैं लेकिन डबल स्टैंडर्ड है। उन्होंने कहा कि आप देख रहे हैं एक तरफ जो हालात हैं उसमें सियासी निज़ाम कैसे मजबूत हो सकता है, और हर जमहूरी दौर में जिस तरह से ऑपोजिशन को दीवार से लगाने की बात होती है वो आज फिर यही बात कर रहे हैं कि इस वक्त भी ऑपोजिशन बुरी तरीके से दीवार से लगी हुई है और इसके पीछे सबको पता है कि क्या हालात हैं। जी देखिए, अपना MNA साहब जो है वो, मुझे तो उनकी बात समझ नहीं आई कि जब आपको इतनी बार गवर्नमेंट ने भी कहा है, हम भी कोलिशन पार्टनर है गवर्नमेंट के, आपको इतनी बार मैसेज किया है, आपको इतनी बार अप्रोच किया है कि आएँ बैठे मसला हल करें, आप चिट्ठी एक भेजते हैं, मीडिया पे आप कुछ और बोलते हैं, तो आप भी किसी चीज़ पे आने के लिए तैयार नहीं है। आज प्रेसिडेंट साहब का अगर सेशन था तो इसमें ये सुन लेते बात, उसमें भी उन्होंने पूरी यूनिटी की ही बात की, उन्होंने डेमोक्रेसी की ही बात की है। लेकिन मैं नहीं समझता कि इनको बात समझ आएगी, क्योंकि ये जिस तरीके से हुकूमत में आए थे वो तो हम सबको पता है। और अब अच्छा मेमन साहब भी हैं यहाँ पे, उनको भी पता है कि जब ये थे ऑफिस में तो इनको भी इनके जो साबिका वज़ीर आज़म है PTI के, वो क्या फ़ोने करके और क्या किसको अरेस्ट करे, इस पर नकली केस बनाए, इस पर ये कर, तो ये तो इनका काम रहा है। लेकिन अपना ज़्यादा तुम नहीं बोलूँगा तो सबको पता है कि PTI बोलती एक है, करना कुछ और है। कोई इनको पता नहीं कि इनको आगे मूव फॉरवर्ड कैसे करना है। इनको सिर्फ सोशल मीडिया पे सबकी पगड़ियों में हाथ डालने हैं, लोगों को गालियां देनी है, और उनको कोई काम आता ही नहीं है। ठीक हो गया। बाकी इन्होंने एक और बात कही, वडेराशाही। आप क्या मतलब वडेराशाही? कोई वडेराशाही नहीं होती यहाँ पे। ये आप लोगों की गलत फहमी है, आप लोगों की छोटी सोच है। ठीक हो गया। अली, आपकी तरफ वापस आऊंगी। अली, जो बात कर रहे हैं बशीर मेमन साहब 9 मई की, कह रहे हैं क्या फॉरगिव और फॉरगेट कर दिया जाए, ये सारी चीजें कैसे छोड़ी जा सकती हैं? जी रिदा, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं, कौन छोड़ने को कह रहा है। देखिए, हमने, आपको याद होगा तो सबसे पहले इमरान खान साहब ने एक कमेटी बनाई थी, फॉर नेगोशिएशन कमेटी। बात करें ना, मेरिट की बात करें, वो बात करें जो दुनिया सुन रही है सारी आपको। उसके ऊपर इनकी तरफ से भी सीनियर तरीन दोनों सारी पार्टीज के जो है वो इन्होंने अपने कोलिशन पार्टीज जो थी उनके मेंबर्स दिए। हमारी तरफ से भी सारे वो सीनियर पॉलिटिशियंस थे, जो सीजन पॉलिटिशियंस थे, वो उसके अंदर बैठे। और उसके स्पोक्स पर्सन इनकी तरफ से सदीकी साहब से, इरफान सदीकी साहब से। उसमें इन चेयरमैन अपना कौमी असेंबली के वो भी बैठे, वो स्पीकर साहब भी थे। और आपने खुद सुना कि हमने उन्हें कहा था जी कि हमें खान साहब से मुलाकात चाहिए, कि ऑब्वियसली हमने उनसे डिस्कस करनी है जो मैटर भी डिस्कस हो रहे हैं। जो इन्होंने कहा था खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि जी बिल्कुल जायज PTI की इनकी जो बात है उसको हम एड्रेस करेंगे। और उसके बाद जब मिलने गए तो नहीं दिया गया, फिर दोबारा इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जी हमें इस चीज का अफसोस है, हमें इस चीज का गिला है कि हम इनको नहीं मिलवाते। भाई, पंजाब गवर्नमेंट आपकी, वजीर आला आपका, जेल खाना जात का मिनिस्टर आपका जो जेल है पंजाब में आ रही है, आपकी इतनी वर्थ नहीं है कि आप एक मुलाकात करवा सकें, तो इससे आगे कैसे चलेंगे। लेकिन कमिंग टू द पॉइंट, बात यह है कि हमने उसने कहा था कि जी एक जुडिशियल कमीशन बना दें। जुडिशियल कमीशन, देखिए ये कहते हैं हमने कि हम कहते हैं आपका फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ये कहते हैं जी आपके 26 नवंबर को चढ़ाई की, हम कहते हैं आपने हमारे बेगुनाह लोगों को शहीद कर दिया। एक डिस्प्यूट आ गया ना रिदा। अब जब भी आप इसको डिस्कस करेंगे तो आप कहेंगे ओके जी फाइन एनफ, आप जो है मुल्क का सबसे बड़ा जो अदारा है सुप्रीम कोर्ट के, जुडिशियल कमीशन बना दे 3 जजेस को। आप बैठ जाते, आप बैठ के कहते ओके जी हम पहले 3 को नहीं बनाएंगे, हम 2 वाले दूसरे तीसरे चौथे को बना देंगे, बैठ के मानते और आ जाते, ताकि दूध का दूध है पानी का पानी हो जाता। ना आज मेमन साहब की बात चल रही होती, ना मेरी चल रही होती, ना हमारे भाई बैठे हैं उनकी चल रही होती। एक रिपोर्ट आ जाती, कहते जी आप गिल्टी हैं, ये जुडिशियल कमीशन है, ये चीजें हुई हैं, दोनों चीजों में दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। देखे, और पावर कॉरिडोर गवर्नमेंट यूज कर रही होती है, ऑपोजिशन का तो काम है अपना एजुटेशन करना, इनकी चीजों को बेनकाब करना, इनका काम होता है। क्योंकि पावर कॉरिडोर इनके पास होता है कि ये 2 स्टेप आगे आए और आगे बढ़ के उसके अंदर जो है मामला हल करें, बोल के आगे चलाएं। हर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इनके कंधे पे है, कोई चीज भी गलत होगी तो कल ये जवाब दे। इशू ये है कि इन्होंने उसके कहने के बजाय उस पर कर ही नहीं सके, और आज तक इन्होंने ये नहीं कहा कि हम जुडिशियल कमीशन में आते हैं। जुडिशियल कमीशन में आने पर आपको इतराज किया, भाई आप सच्चे थे, आप कहते हो फाइन एंड आप ये लगी पड़ा हुआ जुडिशियल कमीशन, हम 3 नहीं 7 जजों से बनाते हैं यहाँ, लेकिन नहीं बना ना, तो मीनिंग है कि आप कोई कंट्रोवर्सी हल ही नहीं करने देते। हमने पिटीशंस फाइल की, हमने ट्रायल कोर्ट में, क्योंकि मैं तो ट्रायल कोर्ट में उसमें अपीयर हो रहा हूँ, बहुत से एक्यूज की तरफ से, शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से अपीयर हो रहा हूँ, खान साहब की तरफ से अपीयर हो रहा हूँ। तो हमने कहा भाई हमें इसके CCTV फुटेज दे दें। पता चला किसी भी एंटी टेररिस्ट कोर्ट में 9 मई के वाकये की कोई CCTV फुटेज ऑन रिकॉर्ड नहीं है। सो मीनिंग बाय नो एविडेंस ऑफ CCTV फुटेजेस जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट में है। अब बात यह कि इन सारी चीजों के बाद ये एक अलाप जापते रहे कि नहीं 9 मई, तो भाई आपकी बात पे कौन यकीन करेगा। मैं तो पब्लिकली खड़े होकर कह रहा हूँ ऑन द पार्ट ऑफ द पार्टी कि भाई आप जुडिशियल कमीशन बना दें, हम गुनाहगार हुए, हमें आप सूली लगा दें।
लेकिन ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि आपकी मर्जी पे सारी चीजें हों। एग्जीक्यूशन कौन कर रहा है? आप। कंप्लेनेंट कौन है? आप। मुद्दई भी आप हैं, जज भी आप हैं, जूरी भी आप हैं, सब कुछ आप हैं। कौन सा इंसाफ है यार? ना ही कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है रिदा, ना ही आपका मजहब इजाजत देता है, ना ही कोई सोशल सोसाइटी इजाजत देती है इसको। और ये देख लेना, ये सारी की सारी जो भी कन्विक्शन और इस तरह भी चल रहे हैं, अल्टीमेटली का हाल वही होगा जो जनरल ज़िया-उल-हक की 8th अमेंडमेंट का हुआ। ये उसी तरह हर चीज जो है बह जाएगी। तो इशू ये है कि कहना है समथिंग है, प्रैक्टिकली बात करें ना। एक साइड पे आप बात करते हैं, दूसरी साइड पे आप बंदों को जेल भेज देते हैं। एक साइड पे आप बात करते हैं, दूसरे लोगों को घरों से उठा लेते हैं। आपने खुद देखा, रिकॉर्ड का हिस्सा है, मीडिया पे देख लें। एंटी टेररिस्ट कोर्ट इस्लामाबाद के जज ने बेलें दी, लोग बाहर निकले, वहां से उनके वालिदैन के सामने उठा के बच्चों को दूसरी गाड़ियों में डाल, वो वालिदैन इधर खींचते हैं, उधर खींचते हैं। यार कौन सी सिविलाइज सोसाइटी में रहता ऐसे होता है? कौन सा जमहूरियत इस तरह लेके चलती है यार? इस तरह जमहूरियत चलती है? ये तो वही जमहूरियत लग रही है हमें जो पीपल्स पार्टी को कोड़े पड़ते होते थे ज़िया-उल-हक के सामने। इसी तरह की जो है वो हमारे साथ जमहूरियत टूटती जा रही है। वो लतीफ तो कोसा इस तरह साहब ना आए मुल्क हुए थे चल ना सकता है, ना परसों आगे चल प्रोग्राम सकता में, और कल भी वो यही कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी ने ऐसे लाइंस किया है, सोचना चाहिए पीपल्स पार्टी को कि क्या कर रही है। बीबी का सही हवाला बात दे है, रहे चलो थे, कोई वो दूसरी बीबी बात का नहीं। हवाला दे रहे थे, वो बार बार जिया साहब का सॉरी भुट्टो साहब का हवाला दे रहे थे, और वो यही बातें कर रहे थे। तो जो पीपल्स पार्टी के सीनियर लोग हैं वो भी किस किस्म की बातें करें वो भी सामने है। बहरहाल ये तो पीपल्स पार्टी का अपना मसला है जाती। आगे बढ़ूंगी, मैं आपकी बात का जवाब भी लेती हूँ। मैं बशीर मेमन साहब की तरफ वापस जाती हूँ। जुडिशल कमीशन बनाने की बात है, ये बात बार बार ऑपोजिशन कह रही है, इस पे ही आके मुज़ाकरात दम तोड़ गए थे। आखिरकार क्या इसकी वजह है कि हुकूमत क्यों नहीं इस पे लचक दिखाती? दूसरा ये सर एक सवाल है कि इस वक्त मालियाती खसारे को कम करने के लिए और माशी इस्तेहकाम को बहाल करने की पंजाब हुकूमत कहती है हम 30,000 मुलाजमीन को फारिग करेंगे। उन्होंने मुतालबा कर दिया है, बड़ा अच्छा ये मुतालबा है। जाहिर सी बात है अगर अफरादी कुव्वत ज़्यादा है और हमारा खर्चा कम बढ़ रहा है जबकि आमदनी कम है तो हमें करना चाहिए। लेकिन लोग सवाल ये कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि हुकूमत काबीना बढ़ाती जा रही है। काबीना में नए अभी तकरीबन जो है 12 नए अरकान को कलमदान सौंप दिए गए हैं। ये एक तरफ काबीना बढ़ती जा रही है जिसका जाहिर है तो उसमें भी खर्चा बढ़ रहा है, दूसरी तरफ 30,000 मुलाजमीन को फारिग करने की बात हो रही है। तो ये बैलेंस कब आएगा कि हम अपने जो अखराजात हैं उनको समेट लें? मैं बिल्कुल आपका जायज सवाल है। मैं आपको एक अर्ज करूं, जी जी, बड़ी सिंपल बात है जो उन्होंने बात की पीपल्स पार्टी के कोड़े खाने की। मुझे ये बताएं वो पार्टी जो मेरा पीपल्स पार्टी से जाहिर है मैं तो स्टूडेंट नवाज की बात करूं, इनके साथ जो कुछ होता रहा, फिर इनको मैं याद दिला दूं थोड़ा सा ख्वाजा आसिफ वाला जो आर्टिकल 6 का केस, वो जो खान साहब ये चाहते थे, मतलब ये लोग क्या कुछ नहीं करते रहे। इनको तो ऑफर दी गई पार्लिमानी कमेटी बनाने की। ये थोड़ा सा माजी में थोड़ा सा झांक ले, माजी में थोड़ा सा 2018 के इलेक्शंस को देखें। 2018 के इलेक्शंस में क्या हुआ था? उस वक्त क्या हुआ था? जहाज चले थे, फिर उसके बाद इन्वेस्टर्स आए थे, मतलब जो कुछ भी हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ 2000 इलेक्शंस के बाद जो कुछ भी हुआ वो ये तारीख में लिखा हुआ है। वो जमहूरियत थी। हाँ, अच्छा, उस वक्त तो स्पीकर साहब जो उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर्स भी जारी नहीं करते थे। अभी तो चेयरमैन सेनेट ने प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए और अब्बास भट्टी साहब सेनेट के इजलास में आए थे उस वक्त तो ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक, किसी का भी प्रोटेक्शन ऑर्डर ही जारी नहीं होता। पाकिस्तान इंडिया के जो टेंशन चल रही थी बॉर्डर पे, वो जो 100 लोगों का पार्लियामेंट्री कमेटी थी जिन्होंने सिक्योरिटी को इशू करना था या जो भी है जो उन्होंने फैसला करना था, उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब उस मीटिंग में इसलिए नहीं आए कि अपोजिशन वालों से हाथ मिलाना पड़ेगा। आप लोगों ने तो जमहूरियत को, नफरतों को जन्म दिया है नफरतों को। मियां नवाज शरीफ साहब को पनामा से अकामा पे निकाला गया, खामोशी से चले गए और दूसरा मतलब नॉमिनेट
हिट हो गया, शायद खाका नवासी साहब, और जाहिर है हुकूमत अपना काम करती रही, हुकूमत ने काम शुरू कर दिया फिर से। मतलब एक अच्छा, फिर जो इनको जो निकाला गया, कभी इन्होंने कहा कि जी वो अमेरिका ने निकाला, कभी कहते जुल्मादवा ने निकाला, कभी कहते फलाना ने निकाला, कल को हो सकता है आपका भी नाम आ जाए दबता किसी चीज, ये भी साजिश में शरीक थी। बट अब ना तो ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया वॉर, सोशल मीडिया वॉर, फिर उधर बैठ के गालियां देना, अफगानिस्तान के साथ हम खुद बात करेंगे, नहीं बात कर सकते। कुछ चीजें हैं जो मतलब आपने खुद जमहूरियत को, जितनी जमहूरियत को फलने फूलने में आपने किरदार अदा किया है। हाँ, जमहूरियत में नफरतें, गालियां, बेइज्जती करना, पगड़ियां उछालना, ये आपने शुरू किया। मतलब आज पीपल्स पार्टी और पीएमएल दोनों मुखालिफ हैं हमेशा से, लेकिन आज मुल्क के लिए वो इकट्ठी हो गई, क्योंकि मुल्क की माशी सूरत हाल ठीक नहीं है। हमें साथ बैठना चाहिए, हमें साथ बैठ के पहले मुल्क को लिया है, उसके बाद रियासत होगी तो हमारी सियासत भी होगी। ठीक हो गया है। अब मेरे सवाल का जवाब जी। केपी में जो इनकी गवर्नमेंट है जी, 3 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स में तो सिविल गवर्नमेंट का वो ही नहीं है जी। बशीर अंकल मेरे सवाल का भी जवाब दे दें। आवाज आ रही है? जी बशीर कि मेरे सवाल का भी जवाब दे दें। एक तरफ 30,000 मुलाजमीन को फारिग करने का मामला और दूसरी तरफ काबीना की तौसी। बेटा मुझे पता नहीं है 30,000 मुलाजिम वाला जो मामला है, मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन जाहिर है इकोनॉमी तरक्की कर रही है तो थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिवली कैबिनेट में थोड़ा सा बढ़ाव जरूरी भी होता है। जाहिर है जिन्होंने फैसला किया होगा उन्होंने सोच समझ के किया। तो हमारे पास खर्चा करने के लिए पैसे हैं। बेटा मैं एक बात कर रहा हूँ, जब मुझे पता नहीं है तो मैं उसके ऊपर क्या कमेंट कर सकता हूँ, मैं उसके ऊपर क्या कमेंट्स कर सकता हूँ, मैं उसके ऊपर क्या कमेंट कर सकता हूँ कि हो सकता है उन्होंने देखा हो कि फीजिबल नहीं है, ये फीजिबल नहीं है, ये पोस्ट जो है एक्स्ट्रा पोस्ट है, इसकी जगह पे किसी और से भी काम किया जा सकता है, ये भी हो सकता है। मतलब पॉसिबिलिटी तो है ना बेटा। तो मैं उसको चूंकि मैं जो सरदस्त मेरे पास ये नॉलेज नहीं है तो मुनासिब नहीं होगा कि मैं उसके ऊपर कोई कमेंट करूं, मुनासिब नहीं होगा कि मैं उसके ऊपर कोई भी कमेंट करूं। ठीक हो गया। वाहिद आपकी तरफ आऊंगी वेरी क्विकली। वाहिद जो ये बात कर रहे हैं कमीशन बनाने की, जुडिशल कमीशन, उस पर पीपल्स पार्टी क्या टेक रखती है? हमने तो हमेशा यही कहा है कि जहाँ पे इनका मसला हल हो रहा है तो ये हम खड़े हैं इनके साथ, लेकिन ये लोग किसी चीज़ पे राज़ी नहीं होते। अभी इनकी कभी ये नाम दे दें, कभी ये ना करें, कभी वो अच्छा नहीं है इसको रख दें। ये देखिए अब करें कि न्यूट्रल लोग आएँ, बैठ के कमीशन बने और एक मसले का हल निकले। ये पीपल्स पार्टी का आज भी यही मौक़िफ़ है, कल भी यही रहेगा और वी आर रेडी फॉर इट। हमें कोई इस चीज़ से नहीं है, हम तो कहते हैं कि आएँ, बैठे बात करें, कमीशन बने, मसला हल हो। तो आप समझते हैं कि कमीशन बनना चाहिए? बिल्कुल, मतलब कि अगर बने और उसमें अगर मसला हल हो रहा है किसी पार्टी का तो बिल्कुल हो। हम तो इस चीज़ पे, आपका इस चीज़ पे कोई एतराज़ नहीं है? नहीं, कोई एतराज़ नहीं है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया वाहिद हालिपुट्टे साहब आपका, एडवोकेट अली बुखारी साहब आपका, और बहुत ही शुक्रिया बशीर मेमन साहब आपका। तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाजरीन, आज हमने देखा कि किस तरह से अपोजिशन ने एहतजाज भी किया और 8वीं मरतबा आसिफ अली जरदारी साहब ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब भी किया। बात की गई वहाँ पर मुल्क में सियासी निज़ाम को मजबूत करने की, लेकिन ये सवाल पर हक है कि एक तरफ आप बात करें सियासी निज़ाम को मजबूत करने के लिए और दूसरी तरफ आपके हरीफ जेलों में हो, और आज से नहीं, इस बात को 2 साल, 1.5 साल, 1 साल हो जाए कि आपके मुख्तलिफ जो अपोजिशन के रहनुमा है वो जेलों के अंदर हैं। और ये बात भी तारीख लिख रही है, पाकिस्तान की सियासी तारीख हर चीज़ को कलम ब कलम महफूज कर रही है। यही वो हुकूमत है जो माजी में अपोजिशन में थी तो यही बातों को हाईलाइट करती थी और क्रिटिसाइज करती थी पीटीआई की हुकूमत को, लेकिन अब पीटीआई जब से अपोजिशन में आए और ये खुद हुकूमत में आए तो इन्होंने भी वही तकरीबन तर्ज अमल इस्तेमाल किया। इस पर सवाल उठते हैं कि आप सीनियर हैं, आपने क्यों वही काम किया जो बाकी लोगों ने किया? ये बहुत सारे सवालात हैं। और क्या अवामी मसाइल लोगों के हल हो रहे हैं इस सारी आपस की चुपकलिश में सियासी? ये देखना होगा। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान से फिक्र दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।